कन्वर्जन याद रखना है, ठीक है। तो आपको ये होता है दो मेन विस्कोसिटी, एक होता है डायनेमिक विस्कोसिटी, एक होता है अपना काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ये उसका असाइनमेंट है, ये उसका सीजीएस असाइनमेंट है। ये आपको यहाँ पे आपका ऊपर उठ गया, इसको हम बोलते हैं इनपुट लिम्ब, जहाँ से हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, इनपुट लिम्ब, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं आउटपुट 1 और 2। तो हम सॉल्व करते हुए जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा डिस्चार्ज का फॉर्मूला इन केस ऑफ वेंचुरीमीटर। तो आपको क्या फॉर्मूला मिलेगा फ्रेंड्स, फॉर्मूला आपको मिलेगा Q इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ, इससे एग्जाम क्वेश्चन आता है कि CD की वैल्यू वेंचुरीमीटर के केस में कितना होता है, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो फॉर्मूला मिलेगा, जो जब हमें हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ पे हम डायनेमिक पंप का इस्तेमाल करते हैं, और जब हमें हाई हेड का रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ पे हम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स का इस्तेमाल करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकिंजी टॉक्स। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर देंगे अपना यूपीआई और NLG पेपर सोल्यूशन का पार्ट नंबर 18, ठीक है। पार्ट नंबर 1 to 17 मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आप लोगों ने सभी को देखा होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अपना फ्लूइड मैकेनिक्स में जितने भी क्वेश्चन आए थे जो 2016 के शिफ्ट सेकेंड के पेपर में, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट होगा फ्लूइड मैकेनिक्स का। इसके बाद अगला पार्ट मैं लेके आऊँगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे फ्रेंड्स, और अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, ठीक है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा फ्रेंड्स। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है फ्रेंड्स आपसे, लेट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज 70 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है। आपको जो है एक प्रेशर दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ मरकरी, 70 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। कन्वर्ट दिस प्रेशर इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ वाटर इन मीटर, ठीक है। आपको मीटर में निकालना है इसी प्रेशर को, जगह अगर हम हाइट ऑफ वाटर में चेंज करते हैं। तो अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है फ्रेंड, आप लोग इसको ईजी सॉल्व कर लेंगे, बट मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। और इससे आप क्या सीखेंगे, इससे आपको हमेशा डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ मरकरी और डेंसिटी ऑफ एयर आपको हमेशा याद होना चाहिए। कभी भी आपको क्वेश्चन में इन तीनों की डेंसिटी नहीं देगा, ठीक है। तो आपको इन तीनों की डेंसिटी हमेशा याद होनी चाहिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है हमें। तो अपने को जो P की वैल्यू दिया हुआ है किसी हाइट पे इन टर्म्स ऑफ मरकरी एंड इन टर्म्स ऑफ वाटर, तो प्रेशर सेम होगा, बस जो उसको दिया हुआ है इन हाइट इन टर्म्स ऑफ मरकरी एंड इन टर्म्स ऑफ वाटर वो डिफरेंस है। मतलब जो हाइट दिया होगा वो उस मरकरी के टर्म्स में डिफरेंट हो जाएगा और वाटर के उसमें डिफरेंस हो जाएगा, लेकिन जो उस पॉइंट पे वैल्यू होगी, प्रेशर की वैल्यू होगी, वो सेम रहेगी आपकी, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो आपको तीन चीज़ क्या याद रखना है, वो देखिए। आपको ये याद रखना है डेंसिटी ऑफ मरकरी, मतलब Hg बोलते हैं उसको। डेंसिटी ऑफ मरकरी होता है 13,600 kg पर मीटर क्यूब। आपको ये चीज़ याद रखनी है, वैल्यू आपको ये याद रखनी है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी फ्रेंड्स होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। और थर्ड इज डेंसिटी ऑफ एयर, एयर की डेंसिटी फ्रेंड्स आपको याद रखनी है 1.225 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये सब डेंसिटी आपको याद होनी चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है मरकरी का जो उसने दिया हुआ 70 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी और वाटर का आपसे हाइट पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें प्रेशर की, तो प्रेशर फॉर्मूला आपका होता है H/ρg, ठीक है। ये आपका होता है प्रेशर का फॉर्मूला, हाइट, डेंसिटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो अब देखो अगर हम देखें इन टर्म्स ऑफ मरकरी, अगर हम इसको लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ मरकरी, मतलब अगर हम इसको मरकरी के उसमें निकालेंगे तो क्या वैल्यू बनेगा, ये बनेगा प्रेशर इक्वल टू H आपको दिया हुआ कितना, H आपको दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस और आपको निकालना किस में है, आपको निकालना है इसकी वैल्यू मीटर में, ठीक है। अब 70 सेंटीमीटर मतलब H को, अगर हम H 70 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 0.70 मीटर, ठीक है। तो H/ρg, तो H इसका हो जाएगा आपका 0.70, डेंसिटी आपको दिया हुआ 30,600 और आपको G हो जाएगा, G की वैल्यू ऐसे लिख देंगे हम, ठीक है। अगर हम देखें इन टर्म्स ऑफ वाटर, इन टर्म्स ऑफ वाटर, अगर हम वाटर के टर्म्स में निकालना चाहेंगे इसको, तो सेम लिखना है आपको प्रेशर इक्वल टू H आपको निकालना है, ठीक है। H आपको निकालना है, इन टर्म्स ऑफ वाटर का H निकालना है। H2 वाटर का 2 फ्रेंड्स होता है 1000 एंड G। अब किसी पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा, ये जिसकी बात करता है उस पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा, बस इन टर्म्स ऑफ हाइट में H की वैल्यू अलग होगी, इन टर्म्स ऑफ वाटर में H की वैल्यू अलग होगी। तो आपको इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। देखो अब इसको इक्वेट करेंगे तो 0.70 मल्टीप्लाइड बाई 30,600 मल्टीप्लाइड बाई G इक्वल टू
H जो आपको निकालना है 1000 मल्टीप्लाइड बाई जी, ठीक है। तो आपका G से G कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड्स, 1 2, तो ये आपको 1 2 0 कैंसिल हो जाएगा और 10 का कैंसिल करके यहाँ पे 13.6 कर देंगे हम, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, तो ये आपका H हो जाएगा, H आपका हो जाएगा 0.70 मल्टीप्लाइड बाई 13.6 और आपकी H की वैल्यू फ्रेंड्स आ जाएगी 9.52 मीटर, ठीक है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फ्रेंड कौन सही होगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, जिसमें दिया हुआ 9.5 मीटर, ठीक है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन बोलता है ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक रिजर्वायर कैन सप्लाई वाटर कंटिन्यूसली एट अ रेट ऑफ 100 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। द हेड इज 75 मीटर, द थ्योरेटिकल पावर दैट कैन बी डेवलप इन मेगावाट, ठीक है। तो आपसे बोल रहा है कि एक रिजर्वायर हाइड्रोलिक रिजर्वायर है, उसमें जो रेट ऑफ फ्लो है वो 100 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये क्या है, ये आपको डिस्चार्ज दिया हुआ है, ठीक है। मीटर क्यूब पर सेकंड आपका होता है डिस्चार्ज, डिस्चार्ज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी, इसकी यूनिट होती है मीटर क्यूब पर सेकंड, मतलब कितना एक पर यूनिट टाइम में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो कर रहा है। तो ये आपको दिया हुआ डिस्चार्ज 100 मीटर क्यूब पर सेकंड, और आपको हेड दिया है वाटर का 75 मीटर, और आपसे पावर पूछा है मेगावाट में। तो फ्रेंड्स आपको पावर का फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है, कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और अगर आपको अपने से ट्राई करना है, प्लीज़ वीडियो को पॉज कर दीजिए, अपने से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करिए, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। अगर हम सोल्यूशन देखें फ्रेंड, तो आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है डिस्चार्ज, मतलब क्यू दिया हुआ है, डिस्चार्ज आपको दिया हुआ है क्यू 100 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। तो आपको डिस्चार्ज का फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है, Q इक्वल टू होता है आपका एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, Q इक्वल टू A इंटू वी, Q इक्वल टू A इंटू वी, ठीक है। और आप क्या दिया, आपको हेड दिया हुआ है, आपको हेड दिया हुआ है कितना 75 मीटर, और आपसे पूछा है कि आपको हाइड्रोलिक पावर निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड, देखो हाइड्रोलिक पावर फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है, हाइड्रोलिक पावर का फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसका फॉर्मूला होता है आपका रो जी क्यू एच, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है हाइड्रोलिक पावर। कभी भी आपको कोई अगर रिजर्वायर दिया हुआ है, आपको हेड दे देगा, डिस्चार्ज दे देगा, बोलेगा उसका थ्योरेटिकल पावर निकालिए, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है रो जी क्यू एच, ठीक है। अब देखो आपको क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है, देखो पावर निकालने का फॉर्मूला आपको इसको निकालना है आपको मेगावाट में, ठीक है। मेगावाट में आपको इसमें बोला है कि आपको इसको MW में निकालना है, ठीक। अब दो क्या होगा फ्रेंड्स, वाटर का डेंसिटी आपको याद रखना है, ठीक है। तो दो की वैल्यू फ्रेंड्स होगी 1000, जी आपको लेना है 9.81, डिस्चार्ज आपको दिया हुआ है 100 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और आपको एच दिया हुआ 75। मतलब अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा, आप इजीली इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे, और जिसको फॉर्मूला नहीं याद होगा वो इसको सॉल्व भी नहीं कर पाएगा। बस आपको रो जी क्यू एस सभी वैल्यू दिया हुआ था, बस आपको फॉर्मूला पुट करके वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है। तो अगर इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे हम, तो इसका आंसर आएगा 73.575 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 6 मेगावाट। तो ये आपका पावर का आंसर आ गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा 73.57, ठीक है। मेगावाट उसने ऑलरेडी बोल दिया आपको, ठीक। तो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन बोलता है ए न्यूटोनियन फ्लूइड हैविंग विस्कोसिटी ऑफ 0.39 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। आपको विस्कोसिटी दिया हुआ है और स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है 0.91, फ्लोज थ्रू द 25 मिलीमीटर डायमीटर पाइप and velocities of 3.6 मीटर पर सेकेंड, देन द वैल्यू ऑफ रिनॉल्ड नंबर, ठीक है। तो मैं आपको इस क्वेश्चन से रिनॉल्ड नंबर सिखाता हूँ थोड़ा सा, और बताऊंगा कि आपका विस्कोसिटी क्या क्या होती है और इसकी एसआई यूनिट क्या क्या होती है। तो अपने पास विस्कोसिटी जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है, पहली आपकी होती है डायनेमिक विस्कोसिटी और दूसरी आपकी होती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है। तो अगर हम बात करें डायनेमिक विस्कोसिटी की, डायनेमिक विस्कोसिटी, तो इसको हम जनरली डिनोट करते हैं म्यू से, ठीक है। और इसका एसआई यूनिट होता है आपका न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर या पास्कल सेकेंड। तो आपसे एग्जाम में सीधे ये आपको एसआई यूनिट दे देगा, 3-4 एसआई यूनिट दे देगा आपसे, और बोलेगा ये किसका एसआई यूनिट है, डायनेमिक विस्कोसिटी का है, प्रेशर का है, वॉल्यूम का है, किसका है। तो ये आपको एग्जाम में दे सकता है, तो आपको ये एसआई यूनिट इसका याद रखना है, ठीक है।
इसका डायनेमिक विस्कोसिटी का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर या पास्कल सेकेंड। अगर हम बात करते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी की, काइनेमेटिक एक होता है अपना काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक, इसको हम डिनोट करते हैं गामा से। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी का। तो इसका जो एसआई यूनिट होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी का एसआई यूनिट होता है आपका मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है, ये आपका एसआई यूनिट होता है इसका काइनेमेटिक विस्कोसिटी का, ठीक है। अगर इसका हम सीजीएस यूनिट्स की बात करें तो इसका होता है पॉइज या सेंटीपॉइज, पॉइज होता है या एक होता है सेंटीपॉइज, ठीक है, सेंटीपॉइज। तो कितने पॉइज बराबर कितना पास्कल सेकंड होता है, देखिए एक पॉइज बराबर आपका होता है 1 पॉइज इक्वल टू 0.1 पास्कल सेकंड। तो आपको ये कन्वर्जन याद रखना है, ठीक है। आपको जो है सीजीएस यूनिट में आपको दे देगा विस्कोसिटी और आपसे बोलेगा कि इसमें आपको निकालना है, आपको जो क्वेश्चन दे देगा तो आपको पहले इसमें इसको वो करके चेंज करके तब क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि 1 पॉइज इक्वल टू 0.1 पास्कल सेकंड। और अगर सेंटीपॉइज में देता है तो 1 पॉइज होता है आपका 1 पॉइज इक्वल टू 100 सेंटीपॉइज, 100 सेंटीपॉइज। तो आपको ये कन्वर्जन याद रखना है, इससे आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो जो आपका डायनेमिक विस्कोसिटी होता है उसका साइन होता है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर या पास्कल सेकंड। इसका सीजीएस यूनिट 1 पॉइज इक्वल टू 0.1 पास्कल सेकंड और 1 पॉइज इक्वल टू 100 सेंटीपॉइज, ठीक है। अगर हम आते हैं इसमें इसकी बात करें अगर हम, तो इसका होता है आपका स्टोक, ठीक है, इसका होता है आपका स्टोक होता है और 1 स्टोक बराबर आपका होता है 1 स्टोक इक्वल टू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड या 1 स्टोक इक्वल टू 100 टाइम्स ऑफ सेंटी स्टोक। तो आपको फ्रेंड्स इसका कन्वर्जन याद रखना है, ठीक है। तो आपको ये होता है दो मेन विस्कोसिटी, एक होता है डायनेमिक विस्कोसिटी, एक होता है अपना काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ये उसका एसआई यूनिट है, ये उसका सीजीएस यूनिट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब अगर हम बताए क्वेश्चन क्या बोला आपसे, तो क्वेश्चन जो आपको वैल्यूज दिया हुआ है, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्या, विस्कोसिटी दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन का हम। क्वेश्चन आपको दिया हुआ विस्कोसिटी, क्वेश्चन में आपको विस्कोसिटी दिया हुआ, कितना दिया हुआ विस्कोसिटी, वो दिया हुआ 0.39 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। सेकेंड आपको दिया हुआ है स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, आपको दिया हुआ है स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 0.91। आपको डायमीटर दिया हुआ है पाइप का, ये आपको दिया 25 मिलीमीटर, तो इसको आपको मीटर में चेंज कर लेना है, डिवाइड बाई 1000, तो ये होगा 0.025 मीटर। आपको वेलोसिटी दिया हुआ है, वेलोसिटी आपको दिया हुआ है कितना, 3.6 मीटर पर सेकंड, और आपसे रिनॉल्ड्स नंबर पूछ रहा है। तो पहली बात आपको रिनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैंने ट्रिक बताया था आपको रिनॉल्ड्स नंबर का, RIP, ठीक है, ये था इसका ट्रिक, मतलब इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स, ये इसका ट्रिक होता है RIP, ठीक है। रिनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड, इसका फॉर्मूला होता है आपका ρVD डिवाइड बाई म्यू। तो आपको ये याद रखना है, रिनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला होता है ρVD डिवाइड बाई म्यू। आपको सभी वैल्यू एग्जाम में दे दिया और आपसे बोला आपको रिनॉल्ड्स नंबर निकालना है, बट यहाँ पे एक ट्विस्ट क्या है, इसने आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ, ना कि आपको इसने डेंसिटी दिया हुआ है। तो जिसको भी स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला नहीं याद होगा वो इस सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बताता हूँ। स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका होता है फ्रेंड्स, स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड और डेंसिटी ऑफ वाटर का रेशियो, ठीक है, ये आपका होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। मतलब जिस लिक्विड की क्वेश्चन में बात करेगा उसको हमको यहाँ निकालना पड़ेगा, और डेंसिटी ऑफ वाटर आपको याद रखना है 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास होता है kg, वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब, तो वही इसकी होगी एसआई यूनिट kg पर मीटर क्यूब। तो आपको यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया 0.91, तो अगर इसका डेंसिटी निकालेंगे तो 0.91 मल्टीप्लाइड बाई 1000 इक्वल टू डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड, तो ये आपका आएगा डेंसिटी। अब आपको डेंसिटी दे दिया हुआ है, वेलोसिटी आपको दिया हुआ है 3.6, डायमीटर आपको दिया हुआ है 0.025 और म्यू आपको दिया हुआ है 0.39। आपको इन पे वैल्यूज पे सब इस फॉर्मूले में वैल्यूज रखनी है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला, इसका क्या आंसर आएगा फ्रेंड, इसका आंसर आने वाला है RE इक्वल टू डेंसिटी आपको दे दिया 0.91 इंटू 1000, तो मतलब 0.91 इंटू 1000 रो हो गया। वेलोसिटी आपको दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है आपको 3.6, डायमीटर आपको दिया हुआ कितना 0.025, ये हो गया ρVD डिवाइडेड बाई म्यू। म्यू कितना दिया है फ्रेंड्स आपको 0.39
39। तो इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स आपको, तो इसका आंसर आपको मिलने वाला है 210। तो ये आपका आ गया रिनॉल्ड नंबर का आंसर 210, और ये आपका डायमेंशनलेस नंबर होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 210। ठीक, बढ़ते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन बोलता है सेंसिटिविटी ऑफ द U2 मैनोमीटर विद इंक्लाइंड लेग डिपेंड्स ऑन, मतलब जो हमारा U2 मैनोमीटर होता है उसकी सेंसिटिविटी किस पे डिपेंड करती है। स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड, लेंथ ऑफ इंक्लाइंड लेग, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ लेग, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें मैनोमीटर की सेंसिटिविटी को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आखिर किस पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये आपको बता दूँ, ये जो मैनोमीटर जो होता है इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, आप सभी को मालूम होगा फ्रेंड्स। जल्दी बताइए इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। देखो, जो अपना मैनोमीटर होता है उसका इस्तेमाल हम करते हैं प्रेशर के मेजरमेंट के लिए इन पाइप फ्लो एंड फ्लो ऑफ चैनल्स। ठीक है, तो अगर हम मैनोमीटर की बात करें तो पहले तो हम लिखते हैं U2 मैनोमीटर, U2 मैनोमीटर। ठीक, तो U2 मैनोमीटर, या तो हम मैनोमीटर की बात करें तो मैनोमीटर का इस्तेमाल होता है इट इज़ यूज्ड टू मेजर प्रेशर का मेजर करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं इन पाइप्स एंड चैनल्स। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, टू मेजर द प्रेशर इन पाइप्स एंड चैनल्स वी यूज द मैनोमीटर। अब अगर हम बात करें U2 मैनोमीटर, मतलब आपका जो मैनोमीटर होगा वो ऐसे शेप में होगा, U शेप में होगा, इसीलिए इसको हम बोलते हैं U2 मैनोमीटर। ठीक है, मान लो यहाँ लिक्विड भरा हुआ है और यहाँ से ये लिक्विड का लेवल भरा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये लिक्विड का लेवल यहाँ भरा हुआ है। अब मान लो यहाँ से प्रेशर लगाता है कोई, P प्रेशर अप्लाई होता है, तो ये लिक्विड दबेगा नीचे और ये लिक्विड ऊपर उठ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो मान लो ये लिक्विड दब के जो है यहाँ पे आ गया और ये लिक्विड उठ के यहाँ पे आ गया, तो ये आपका नया लेवल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इतना H यहाँ से, ये आपका मान लो मीन लाइन थी यहाँ पे, तो इतना H यहाँ पे आपका नीचे आया और इतना H यहाँ पे आपका ऊपर उठ गया। इसको हम बोलते हैं इनपुट लिम्ब, जहाँ से हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, इनपुट लिम्ब। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं आउटपुट लिम्ब। इस जो आउटपुट लिम्ब है इसको हमें क्या करना है, इंक्लाइंड कर देना है, मतलब इसको हम ऐसे इंक्लाइंड कर देंगे। ये आपका इंक्लाइंड हो गया, आप U2 मैनोमीटर आपका इंक्लाइंड हो गया, तो ये आपका यहाँ से यहाँ पे आ गया। ठीक है, और ये आपका हो गया, ये मान लो इतना H यहाँ पे था, ये मान लो ये इनिशियल था इसका, तो इतना H आपका यहाँ से डिक्रीज हो गया, यहाँ से हमने P लगाया और इतना H यहाँ बढ़ गया। तो हमेशा हम वर्टिकल हाइट नापते हैं। ठीक है, तो ये अपना मान लो ये यहाँ से अपना हो गया, ये आपका H2 हो गया। ठीक, और ये आपका हो गया L, इसको हम मान लेते हैं L, और जो ये एंगल बना रहा है ये लिम्ब, ये होता है थीटा। ठीक है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक, परपेंडिकुलर क्या है फ्रेंड, परपेंडिकुलर वैल्यू आपकी H2 है, हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस आपका L है। ठीक है, फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया इसका आपका H इक्वल टू L साइन थीटा, H2 इक्वल टू L साइन थीटा। अगर हम बात करें तो ये आपका सेंसिटिविटी फ्रेंड्स होता है, सेंसिटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अगर हम वर्टिकल मैनोमीटर की बात करते हैं, फॉर वर्टिकल मैनोमीटर मतलब थीटा जहाँ पे आपका 90 डिग्री होगा, वर्टिकल मैनोमीटर, तो थीटा यहाँ पे आपका 90 डिग्री होता है। जैसे ये है ना आपका ये आपका वर्टिकल मैनोमीटर, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू आपकी जो है 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें तो इस केस में आपकी 1 अपॉन साइन थीटा मतलब साइन 0 साइन 91, तो यहाँ पे आपकी सेंसिटिविटी हो जाती है, सेंसिटिविटी आपकी यहाँ हो जाती है इक्वल टू 1। ठीक है, तो वर्टिकल मैनोमीटर के लिए आपको याद रखना है कि वर्टिकल मैनोमीटर के लिए आपकी सेंसिटिविटी होती है 1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ लेग, मतलब सेंसिटिविटी ऑफ U2 मैनोमीटर विद इंक्लाइंड लेग्स डिपेंड अपॉन द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ लेग। फ्रेंड्स ठीक है, बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन बोलता है फ्रेंड्स, द रेट ऑफ फ्लो थ्रू वेंचुरीमीटर वेरीज एज, मतलब अगर वेंचुरीमीटर से जो फ्लो पास करता है वो वेरी कैसे करता है। फ्लो मतलब जो उसकी डिस्चार्ज की वैल्यू होती है, मतलब जो Q होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, H की पावर 3/2, H स्क्वायर, H की पावर 1/2 या H। मतलब अगर आपको
Q का फॉर्मूला याद होगा इन केस ऑफ वेंचुरीमीटर, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। पहले मैं आपको सिखाता हूँ कि वेंचुरीमीटर क्या होता है, कन्वर्जिंग कोण क्या होता है, थ्रोट क्या होता है, डाइवर्जिंग कोण क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, और इन सब जो कोन्स होते हैं इनकी एंगल ऑफ वैल्यूज क्या होते हैं, मतलब इनका जो एंगल होता है उनकी वैल्यू क्या होती है, उससे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और क्वेश्चन क्या आया हुआ है, कन्वर्जिंग कोण का इस्तेमाल क्यों होता है, क्यों देते हैं हम, डाइवर्जिंग कोण क्यों देते हैं, थ्रोट क्यों देते हैं, तो इन सबसे एग्जाम क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैं थोड़ा सा आपको वेंचुरीमीटर को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, पहली बात अगर हम बात करें तो वेंचुरीमीटर का इस्तेमाल क्यों करते हैं हम, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि व्हाई वेंचुरीमीटर इज यूज्ड, मतलब वेंचुरीमीटर का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है। तो इसका इस्तेमाल हम करते हैं रेट ऑफ फ्लो को मेजर करने के लिए, रेट ऑफ फ्लो मतलब डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए हम वेंचुरीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ये याद रखना है, टू मेजर द रेट ऑफ डिस्चार्ज वी यूज द वेंचुरीमीटर। ठीक है, तो इसका होता है इट इज यूज टू मेजर रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू ए पाइप। ठीक है, मतलब जब किसी पाइप से कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है तो उसका कितना क्यू है, रेट ऑफ फ्लो मतलब आपसे डिस्चार्ज की बात कर रहा है, क्यू कितना उससे डिस्चार्ज फ्लो हो रहा है। ठीक, अब वेंचुरीमीटर का फिगर ड्रॉ करके मैं आपको ये दिखाता हूँ उसका कन्वर्जिंग कोण क्या होता है, डाइवर्जिंग कोण क्या होता है और थ्रोट क्या होता है। देखो अगर हम वेंचुरीमीटर को ड्रॉ करें सिंपली, सभी को इसका फिगर याद होगा बट इसका एंगल भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखो तो अगर ये कन्वर्जिंग कोण हो गया आपका, ये आपका हो गया कन्वर्जिंग कोण, यहाँ पे आपकी पाइप हो गई, ये वाली पाइप हो गई। ठीक, ये आपका थ्रोट हो गया, ये आपका वेंचुरीमीटर और ये आपका डाइवर्जिंग कोण हो गया। तो आप ये देख सकते हैं कि आपका डाइवर्जिंग कोण जो होता है वो लेंथ में जाता होता है, इसकी लेंथ जाता होती है इसके केस में। ठीक, अगर हम ये बात करें तो ये आपका होता है कन्वर्जिंग कोण, ये आपका होता है थ्रोट, ये आपका होता है डाइवर्जिंग कोण, और ये आपका होता है इनलेट मेन पाइप बोलते हैं इसको, और ये आपका होता है एग्जिट मेन। ठीक, अब देखो अगर हम कोई डेटम लाइन लेते हैं, ये आपका होता है डेटम लाइन जिसमें हम बर्नौली थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं जो इन दो पॉइंट के बीच में इक्वेशन निकालने के लिए। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे हम एक पॉइंट लेते हैं, पॉइंट नंबर 1, ठीक है, और थ्रोट में एक पॉइंट लेते हैं, पॉइंट नंबर 2। तो इन दोनों के पॉइंट के बीच में हम बर्नौली लॉ को अप्लाई करते हैं जिससे हम Q की वैल्यू निकालते हैं। तो ये आपका हो गया Z1 और ये आपका हो गया Z2। अब मैनोमीटर कहाँ लगा होगा फ्रेंड्स, मैनोमीटर हमको यहाँ लगा होगा इस पॉइंट के बीच में, और इस पॉइंट के बीच में आपका मैनोमीटर लगा होगा। ठीक है, ये आपका लगा दिया हमने मैनोमीटर, यहाँ पे ये आपकी यहाँ से ये मान लो लेके ये इसमें मैग्नेटिक फ्लूइड भरा हुआ और जो आपका प्रेशर का डिफरेंस आएगा वो यहाँ पे H आया। ठीक, अब फॉर्मूला क्या बनता है फ्रेंड, इसमें जो फॉर्मूला बनता है, इसमें फॉर्मूला ये बनता है P1/ρg प्लस V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g प्लस Z1। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट के लिए बर्नौली इक्वेशन। ठीक है, इक्वल टू सेकेंड पॉइंट का P2 डिवाइडेड बाई ρg प्लस V2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2g प्लस का Z2। ये आपको हो गया बर्नौली इक्वेशन बिटवीन पॉइंट 1 एंड 2। तो हम सॉल्व करते हुए जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा डिस्चार्ज का फॉर्मूला इन केस ऑफ वेंचुरीमीटर। तो आपको क्या फॉर्मूला मिलेगा फ्रेंड्स, फॉर्मूला आपको मिलेगा Q इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ, इससे एग्जाम क्वेश्चन आता है कि CD की वैल्यू वेंचुरीमीटर के केस में कितना होता है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो फॉर्मूला मिलेगा CD A1 A2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट में A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अंडर रूट में 2GH। तो ये फॉर्मूला फ्रेंड्स आपको वेंचुरीमीटर केस में रेट ऑफ फ्लो का फॉर्मूला मतलब डिस्चार्ज का फॉर्मूला याद रखना है। A1 हो गया इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, A2 हो गया इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, और ये H इसकी हाइट होगी जो इसका हाइट का डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज मल्टीप्लाइड बाय A1 A2 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ऑफ 2GH। तो जो आपको एग्जाम क्वेश्चन दिया था इस एग्जाम में वो इसी की बात किया था। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे इसने इसी की बात किया था कि अगर Q हमारा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा, यहाँ पे H वेरी करे, जबकि आपका A1 A2 कांस्टेंट रहेगा, आपका CD कांस्टेंट रहेगा, 2G कांस्टेंट रहेगा। तो अगर इसकी हम बात करें तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ H, मतलब Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H की पावर में 1/2। तो ये आपसे इस क्वेश्चन में इसकी बात किया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर
सी सही होगा, h की पावर 1/2। बट इस एग्जाम में आने वाले एग्जाम में जो लास्ट ऑलरेडी क्वेश्चंस आए हुए हैं, आप सी डी के बारे में पूछा हुआ है, आपसे इसका एंगल पूछा हुआ है, कन्वर्जिंग कोण का एंगल क्या होता है, डाइवर्जिंग कोण का एंगल क्या होता है, और इनका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, मतलब वेंचुरीमीटर में इसका इस्तेमाल क्यों होता है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मैंने बता दिया, इस क्वेश्चन का आंसर नंबर सी सही होगा, h की पावर 1/2। अब हम थोड़ा सीखते हैं वेंचुरीमीटर के बारे में, ठीक है, सभी एंगल्स के बारे में थोड़ा सीखते हैं। तो देखो जो आपका डाइवर्जिंग कोण होता है, तो फ्रेंड्स एग्जाम में आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है आपसे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डाइवर्जिंग कोण, व्हाट इज द मतलब एंगल, डाइवर्जिंग कोण का एंगल कितना होता है, ये आपका जो एंगल बनाता है ये यहाँ से, इसका एंगल कितना होता है, कन्वर्जिंग कोण का एंगल कितना होता है, और डी/डी इसको हम बोलते हैं डायमीटर रेशियो, डायमीटर रेशियो की वैल्यू कितनी होती है, कितना डायमीटर रेशियो हमारा वेरी करता है, और कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू वेंचुरीमीटर केस में क्या होती है। तो ये आपका 4 मेन क्वेश्चन एमसीक्यू में बनता है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। अगर हम डाइवर्जिंग कोण की बात करें तो आप देख रहे हैं डाइवर्जिंग कोण थोड़ा लेंथ में लंबा होता है, ठीक है, जिससे कि हम फ्लो सेपरेशन को अवॉइड कर सकें, इसीलिए आपका डाइवर्जिंग कोण थोड़ा लंबा रखते हैं हम, तो इसका एंगल थोड़ा कम हो जाता है, जबकि कन्वर्जिंग कोण का एंगल थोड़ा अधिक हो जाता है क्योंकि ये छोटा होता है। तो अगर हम यहाँ से एंगल निकालने की बात करें, यहाँ से अगर हम मान लो एंगल देख, तो ये आपका छोटा एंगल होता है, ये बड़ा एंगल होता है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, डाइवर्जिंग कोण का एंगल छोटा होता है और कन्वर्जिंग कोण का एंगल बड़ा होता है। अब इसकी एंगल की वैल्यू कितनी वेरी करती है, आपको ये याद रखना है। देखो अगर हम डाइवर्जिंग कोण की बात करें, मतलब ये तो छोटा होता है, तो इसकी वैल्यू 5 डिग्री से लेके 7 डिग्री तक वेरी करती है। हर किताब में इसका आंसर अलग अलग मिल जाएगा आपको, लेकिन जनरली ये 5 डिग्री से लेकर 7 डिग्री तक वेरी करता है, ठीक है। कन्वर्जिंग कोण की बात करें फ्रेंड्स अगर, तो इसकी वैल्यू 15 डिग्री से लेके 20 डिग्री तक वेरी करती है, ये आपकी कन्वर्जिंग कोण मतलब ये, तो आपका 15 डिग्री से लेके 20 डिग्री तक आपका कन्वर्जिंग कोण वेरी करता है, और एंगल ऑफ डाइवर्जिंग कोण आपका 5 से 7 डिग्री होता है, ठीक है। अगर हम डायमीटर रेशियो की बात करें, मतलब स्मॉल डी डिवाइड बाय कैपिटल डी, तो स्मॉल डी आपका हो गया डायमीटर ऑफ थ्रोट और कैपिटल डी आपका हो गया डायमीटर ऑफ पाइप। तो जो आपका स्मॉल डी डिवाइड बाय कैपिटल डी होता है, ये आपका 0.4 से लेके 0.7 तक इसका रेशियो वेरी करता है, ठीक है। अगर हम कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की बात करें, इन केस ऑफ वेंचुरीमीटर जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है वो फ्रेंड्स वेरी करता है कितना, ये आपका वेरी करता है 0.91 से लेके 0.99 तक, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको चारों वैल्यू याद रखनी है, एंगल ऑफ डाइवर्जिंग कोण, एंगल ऑफ कन्वर्जिंग कोण, डायमीटर रेशियो और कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, ठीक है। तो आपको ये 4 वैल्यू वेंचुरीमीटर केस में याद रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, हम देखते हैं इनका, हम सीखते हैं कि कन्वर्जिंग कोण, डाइवर्जिंग कोण और थ्रोट का क्या मेन फंक्शन होता है, ठीक है। तो फ्रेंड अब समझते हैं कन्वर्जिंग कोण का फंक्शन क्या होता है। देखो जो अपना कन्वर्जिंग कोण होता है, कन्वर्जिंग कोण, इसका फंक्शन होता है अपने फ्लूइड को एक्सेलरेट करना। जो अपना पाइप में फ्लूइड आ रहा है वो कन्वर्ज हो रहा है, तो वो एक आपका नोजल का बना रहा है, तो वो आप क्या होता है आपके फ्लूइड की वेलोसिटी को इंक्रीज करता है। तो इसका फंक्शन क्या लिखेंगे हम, इसका फंक्शन होता है फंक्शन ऑफ कन्वर्जिंग कोण को लिखता हूं सीसी, ठीक है। फंक्शन ऑफ कन्वर्जिंग कोण इज टू एक्सेलरेट द फ्लो, एक्सेलरेट द फ्लो, और क्या होता है ये फ्लो को एक्सेलरेट करता है, और क्या होता है कि ये क्रिएट करता है प्रेशर डिफरेंस, इट क्रिएट्स प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन इनलेट टू कन्वर्जिंग कोण, इनलेट टू कन्वर्जिंग कोण एंड थ्रोट, कोण एंड थ्रोट। समझ में आया फ्रेंड, इसका फंक्शन होता है कन्वर्जिंग कोण जो लगा था आपका, उसका फंक्शन होता है फ्लो की वेलोसिटी को एक्सेलरेट करना और टू क्रिएट अ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन इनलेट टू कन्वर्जिंग कोण एंड थ्रोट, ठीक है। ये इसका फंक्शन होता है कन्वर्जिंग कोण का। अगर हम बात करें फ्रेंड सिलेंड्रिकल थ्रोट की, जो आपको थ्रोट दिया हुआ था बीच में कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग कोण के बीच में जो थ्रोट था उसका फंक्शन क्या होता है, तो ये आपका फ्लो को स्टेबलाइज करता है, TH480। ये आपका थ्रोट जो होता है वो उस फ्लो को स्टेबलाइज करने के लिए हेल्प करता है। तो इसका फंक्शन क्या होगा, इसका फंक्शन होता है फंक्शन ऑफ थ्रोट, फंक्शन ऑफ थ्रोट इज टू स्टेबलाइज द फ्लो को वो स्थिर करता है, स्टेबलाइज द फ्लो एंड फैसिलिटेट द प्रोविजन
द प्रोविजन ऑफ प्रेशर टैपिंग। तो जहाँ से आपने देखा था ना, मैंने सेकेंड पॉइंट से एक मैनोमीटर का वो लिया था, तो उसी को बोल रहा है प्रोविजन ऑफ प्रेशर टैपिंग बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है इसका, थ्रोट क्या होता है, फ्लो को स्टेबलाइज करता है और हमको क्या करता है, एक हमको फैसिलिटेट करता है, वहाँ पे हमको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जहाँ पे हम प्रेशर की टैपिंग ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका ये मेन फंक्शन होता है सिलेंड्रिकल थ्रोट का। हम बात करते हैं डाइवर्जिंग कोन की। अगर हम बात करते हैं डाइवर्जिंग कोन की, इसको मैं लिखता हूँ डीसी। इसका फंक्शन होता है वेलोसिटी को रिड्यूस करना और प्रेशर को इंक्रीज करना, ठीक है। तो ये इसका फंक्शन हो गया। इसका फंक्शन होता है फंक्शन इज टू रिड्यूस द वेलोसिटी, वी से मैंने वेलोसिटी को रिड्यूस करना एंड इंक्रीज द प्रेशर। तो इसका ये फंक्शन होता है डाइवर्जिंग कोन का। तो इसके तीन जो मेन फंक्शन होते हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, वो मैंने आपको यहाँ लिखा दिया। तो आपको शॉर्ट फॉर्म में इससे एग्जाम क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि इसमें से सिलेंड्रिकल थ्रोट, डाइवर्जिंग कोन, कन्वर्जिंग कोन, ऑल ऑफ दिस, इसमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जिसका मैक्सिमम इस्तेमाल हम कर सकते हैं फ्लो को स्टेबलाइज करने के लिए। तो वो आपका होगा सिलेंड्रिकल थ्रोट। बाकी सबके एंगल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, CD का एंगल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है फ्रेंड्स, देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया फ्रेंड्स। क्वेश्चन क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पंप इज नॉट ए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। मतलब आपको 4 पंप दिया हुआ है और बोल रहा है इसमें से कौन सा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप नहीं है। तो मुझे आपको हाइड्रोलिक मशीन से क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, उसमें मैं आपको पंप को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा बस ये सीख लेते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है, कौन सा अपना पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होता है, कौन सा अपना जो है डायनेमिक पंप होता है। तो आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, रोटरी पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप, वेन पंप और सेंट्रीफ्यूगल पंप। बोल रहा है इसमें से कौन सा आपका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं आपको पंप का क्लासिफिकेशन करके दिखाता हूँ, तो पंप आपके मेनली जो है 2 तरह के होते हैं, ठीक है। जो आपके पंप होते हैं उसको मेनली हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट आपका होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। तो इस पंप में फ्रेंड्स क्या होता है, इस पंप का इस्तेमाल हम जनरली करते हैं हाई हेड के लिए। इसका जनरली इस्तेमाल करते हैं फॉर जनरेटिंग हाई हेड्स, ठीक है। जो हमको हाई हेड्स का जनरेशन करना होता है तो हम इस पंप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। सेकेंड आपका होता है डायनेमिक पंप्स, डायनेमिक पंप, ठीक है। इसका इस्तेमाल करते हैं हम, इसका इस्तेमाल करते हैं फॉर जनरेटिंग हाई प्रेशर, फॉर जनरेटिंग हाई प्रेशर। जब हमें हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ पे हम डायनेमिक पंप का इस्तेमाल करते हैं, और जब हमें हाई हेड का रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ पे हम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स का इस्तेमाल करते हैं। अब इसका जो क्लासिफिकेशन होता है ये आपका 2 टाइप में इसको हम डिवाइड करते हैं। पहला आपका होता है रोटरी और सेकेंड वन इज रेसिप्रोकेटिंग, ठीक है। और इसके अंदर क्लासिफिकेशन का दें तो रोटरी के अंदर फ्रेंड्स आता है आपका गियर पंप, वेन पंप और स्क्रू पंप, ठीक है। अगर हम रेसिप्रोकेटिंग की बात करें तो इसके अंदर आपका आता है एक्सियल पिस्टन पंप और आता है आपका रेडियल पंप, ठीक है। अगर हम इसमें जाएं, डायनेमिक पंप में जाएं, तो ये आपको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला सेंट्रीफ्यूगल, दूसरा एक्सियल फ्लो और तीसरा रेडियल फ्लो, ठीक है। तो ये आपका जनरल इजी वे में क्लासिफिकेशन हो गया पंप का। अब आपसे क्वेश्चन क्या क्या दिया, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है रोटरी पंप। तो देखिए रोटरी पंप कहाँ पे आ रहा है फ्रेंड्स, आपका रोटरी पंप आपका आ रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे। तो आपका रोटरी पंप जो होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होता है, और क्वेश्चन बोल रहा है इसमें से कौन सा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप नहीं है। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप भी आपका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है, वेन पंप भी आपका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है, बट आपको जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है वो आपका डायनेमिक पंप होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक है। तो ये आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का फर्स्ट पार्ट का मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया है। तो इसका कुछ फ्लूइड मैकेनिक्स से कुछ और क्वेश्चन है जो मैं आपको सेकंड पार्ट में सॉल्व कराऊंगा। तो फ्रेंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।